हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस में भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि बैंक किसे कहते हैं, फिर रिजर्व बैंक के बारे में जानेंगे, उसके कार्य जानेंगे और फिर एसबीआई के बारे में जानेंगे, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंक किसे कहते हैं। तो साधारणतः बैंक से आशय एक ऐसी संस्था से है जो कि धन का लेन-देन करती है। बैंक उन लोगों से सुरक्षा हेतु कम ब्याज पर धन प्राप्त करती है जिनको शीघ्र धन की आवश्यकता नहीं है और उन व्यक्तियों को धन देती है जिन्हें आवश्यकता है या जो उत्पादक कार्यों में लगाकर आर्थिक विकास करते हैं। बैंक ऐसे व्यक्तियों से ब्याज लेती है। इस ब्याज का अंतर ही बैंक का लाभ होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि बैंक क्या करती है? तो बैंक क्या करती है, लोगों को धन देती भी है, ठीक है, लोन वगैरह देती है और लोगों से धन जमा भी करती है, ठीक है। अब बैंक लाभ कैसे कमाती है? आपने सोचा होगा कि बैंक जमा भी ले रही है, रुपए दे भी रही है, ठीक है, लेकिन ये लोग जो उसमें कार्य कर रहे हैं लोग, उन्हें रुपए कहाँ से मिलता है? बैंक लाभ कहाँ से कमाती है? कहाँ से अपने कर्मचारियों को रुपए देती है? तो वो देखिए क्या करती है, जब भी आपसे रुपए लेकर जमा करती है और आपको ब्याज देती है, ठीक है, तो वो ब्याज या इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। जैसे क्या कि मुश्किल से वो आपको 4% का ब्याज दे रही है, ठीक है, आप जो भी धन जमा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको रुपए चाहिए, ठीक है, बैंक से, आपको लोन लेना है, ठीक है, तो आप जब बैंक से लोन लेते हैं तो आप पर कितना इंटरेस्ट लगाती है? तो लगभग 8% इंटरेस्ट लगाती है, ठीक है, 8%, 10%, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाती है। तो ये जो अंतर होता है, ठीक है, यही वो लाभ होता है जो बैंक कमाती है और यहीं से अपने कर्मचारियों को वो रुपए वगैरह देती है, ठीक है। कि आपसे क्या करेगी, अगर आपको रुपए की ज़रूरत है तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी आपसे, लेकिन अगर आप जमा कर रहे हैं बैंक के पास तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है? तो यही बैंक का लाभ होता है। अब वेबस्टर कोश के अनुसार क्या है? बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। यह एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन का जमा, संरक्षण एवं निर्गमन होता है। ऋण देने व कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं यहाँ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो वेबस्टर कोश ने क्या कहा कि बैंक क्या है? तो एक ऐसी संस्था है जो मनी में, ठीक है, रुपए में अपना व्यवसाय करती है। यह एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन को जमा किया जाता है, ठीक है, उसकी सुरक्षा की जाती है, उसका निर्गमन होता है। ठीक है, ब्याज दिया जाता है, ऋण देना, ठीक है, रुपए वगैरह दे सकते हैं आपको, ठीक है, कटौती की सुविधाएँ हैं, वो प्रदान की जाती हैं यहाँ पर और एक स्थान से दूसरे स्थान धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मनी जो होता है, वो भी बैंक के द्वारा होता है कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज सकते हैं। अब बैंकों के प्रकार देख लेते हैं, तो अलग-अलग तरीके से बाँटा गया है बैंकों के प्रकार को। तो वर्तमान युग व्यावसायिक युग है। भिन्न-भिन्न व्यवसायों की स्थापना व संचालन में बैंकों का योगदान आवश्यक है। आज के युग में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, पैसे पेशे, उद्योगों की अनेक आर्थिक समस्याएँ होती हैं। इनकी आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए अनेक प्रकार के बैंकों का होना आवश्यक है, जो इनकी आवश्यकता अनुसार लोन दे सके। बैंकों के कार्यों के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बाँटा गया है। ठीक है, तो वैसे तो क्या है कि बैंकों को 2 भागों में बाँटते हैं मुख्यतः, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल, ठीक है? लेकिन क्या है कि आज के समय में अगर हम देखें तो ब बैंकों को हमने कई भागों में बाँट रखा है, ठीक है? अलग-अलग व्यवसायों के आधार पर हमने क्या किया, अलग-अलग बैंकों को बना रखा है, ठीक है? जो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे लोन दे सके। वर्तमान युग जो है वो व्यवसायिक युग है, आपको पता है नई तरीके के कई सारे बिज़नेस चल रहे हैं, ठीक है? तो अलग-अलग जो बिज़नेस हैं, उनके संचालन में बैंकों का योगदान बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिज़नेस तभी फलता-फूलता है जब रुपए हो, ठीक है? और रुपए कहाँ से आता है, लोन कौन देता है? तो बैंक देती है। आज के युग में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, पेशे, उद्योगों की अनेक आर्थिक समस्याएँ होती हैं, ठीक है? बहुत सारी समस्याएँ आती हैं और बैंक अगर आपके अनुसार आपको लोन दे रही है, तो वो जानती है कि आपको कौन-कौन सी समस्या हो सकती है, उसी के आधार पर वो लोन देती है आपको। इनकी आर्थिक व्यवस्था चलाने के लिए अनेक प्रकार की बैंकों का होना आवश्यक है, जो इनकी आवश्यकता के अनुसार लोन दे सके। बैंकों के कार्यों के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बाँटा गया है, ठीक है? अब कार्य देख लेते हैं। तो बैंकों के कार्यों के आधार पर देखिए इन्हें कितने भागों में बाँटा गया, देशी बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, ठीक है, भूमि बंधक बैंक, जो भूमि से संबंधित जो ऋण वगैरह देती है। औद्योगिक बैंक, जो उद्योगों से संबंधित जो ऋण वगैरह देती है बैंक, ठीक है, लेन-देन करती है। विनिमय बैंक, बचत बैंक, जो सेविंग रखती है आपका, ठीक है, केंद्रीय बैंक और अन्य बैंक। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं कि बैंक जो होते हैं कई प्रकार के होती हैं, अलग-अलग व्यवसाय के अनुसार अलग-अलग तरीके की बैंक होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिज़र्व बैंक की आवश्यकता के बारे में कि रिज़र्व बैंक क्या है और इसकी आवश्यकता क्या होती है? ठीक है, क्यों हमें नीड थी रिज़र्व बैंक की? क्यों भारत में एक रिज़र्व बैंक का होना, केंद्रीय बैंक का होना ज़रूरी था? जैसे हमारी जो केंद्रीय बैंक है वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? तो उसका होना क्यों ज़रूरी था? वो देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव वारेन हेस्टिंग ने दिया था। तो आप जानते होंगे वारेन हेस्टिंग कौन थे?
तो ये पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने सबसे पहले भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। सन 1913 में लॉर्ड कीन्स ने केंद्रीय बैंक का प्रश्न फिर से किया, लेकिन इसके स्थान पर 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी गई। ठीक है, फिर लॉर्ड कीन्स आए 1913 में, इन्होंने भी केंद्रीय बैंक का जो प्रश्न था वो फिर से किया कि यार केंद्रीय बैंक की स्थापना कर दो। लेकिन उस समय इन लोगों ने क्या किया, 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, उनको मिला दिया गया और उससे इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी गई। इंपीरियल बैंक बना दिया एक इन्होंने। ठीक है, लेकिन उसे नोट निर्गमन का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब और तो अधिकार दे दिए हमने रिजर्व बैंक वाले, लेकिन जो नोट निर्गमन का अधिकार था वो नहीं दिया। मतलब नोट प्रिंट करने का अधिकार जो था वो नहीं दिया गया। 1926 ईस्वी में पुनः हिल्टन यंग कमीशन ने केंद्रीय बैंक स्थापित करने का प्रश्न उठाया। ठीक है, 1926 में पुनः जो हुआ, एक कमीशन थी हिल्टन यंग जिसे कहते थे, जिसके अध्यक्ष थे हिल्टन यंग। इस कमीशन ने फिर से केंद्रीय बैंक स्थापित करने का प्रश्न उठाया, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। केंद्रीय जांच कमेटी ने 1931 में रिजर्व बैंक की स्थापना पर बल दिया। इसके फलस्वरूप 1934 में एक बिल पारित हुआ। 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ने अपना कार्य शुरू कर दिया। 1 जनवरी 1949 को बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया और सभी अंशों को सरकार ने स्वयं खरीद लिया। ठीक है, तो एक तरीके हिस्ट्री है ये रिजर्व बैंक की। ठीक है, कि कैसे रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, एक तरीके से हिस्ट्री है, इसे याद कर लेना। और क्यों आवश्यकता भी थी, क्योंकि एक केंद्रीय बैंक होना ज़रूरी होता है हर देश में, जो अन्य बैंकों पर अपना नियंत्रण रख सके, कंट्रोल रख सके। ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं रखेगी अपना वो, तो कोई भी बैंक अपना इंटरेस्ट रेट इतना हाई कर लेगा कि आप लोन ही नहीं ले पाएँगे। ठीक है, तो कंट्रोल होना ज़रूरी है, फिर वो अपनी मनमानी करेगी बैंक। इसलिए एक केंद्रीय बैंक का होना ज़रूरी होता है, इसलिए नीड थी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है कि सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना का जो सुझाव था वारेन हेस्टिंग ने दिया था। सन 1913 में लॉर्ड कीन्स ने भी केंद्रीय बैंक का प्रश्न उठाया, लेकिन इसके स्थान पर 1921 में क्या किया गया, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी गई। लेकिन उसे किसका अधिकार नहीं दिया गया, तो नोट निर्गमन का अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद 1926 में पुनः हिल्टन यंग कमीशन ने केंद्रीय बैंक स्थापित करने का प्रश्न उठाया, परंतु इस बार भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। केंद्रीय जांच कमेटी ने 1931 में रिजर्व बैंक की स्थापना पर ज़्यादा बल दिया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1934 में एक बिल पारित हुआ और इसके पारित हुआ उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई और इसने अपना कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण याद रखना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। पहले इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। ठीक है, लेकिन 1937 में यानी कि 2 साल बाद इसका मुख्यालय ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया गया, तो मुंबई में कर दिया गया। ठीक है, तो 1 जनवरी 1949 को बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया और सभी अंशों को किसने खरीद लिया, सरकार ने स्वयं खरीद लिया। अब पूरी तरीके से ये सरकार के नियंत्रण में आ गई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक के कार्य की बात करें तो रिजर्व बैंक 2 तरीके से कार्य करती है। पहला तो केंद्रीय बैंक के कार्य करती है। ठीक है, जो भी देश की केंद्रीय बैंक होती है उसके जो कार्य होते हैं वो करती है। और दूसरी एक साधारण बैंक की तरह कार्य करती है कि लोन देना, ठीक है, फिर ब्याज लेना, ऐसे करके ये सारे कार्य जो साधारण बैंक करती है वो कार्य भी रिजर्व बैंक करती है। ठीक है, तो इसके कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो केंद्रीय बैंक के कार्य जो होते हैं वो करती है, तो उसमें हम देखेंगे कौन-कौन से कार्य आते हैं। फिर जो साधारण बैंक कार्य करती है वो देखेंगे कि कौन-कौन से इसमें कार्य आते हैं। ठीक है। अब केंद्रीय बैंक के कार्य देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक के कौन से कार्य करती है। तो पहला है कि नोट निर्गमन का कार्य। ठीक है, जो प्रिंटिंग विंटिंग का कार्य होता है नोटों का, तो वो भी कौन करता है, तो केंद्रीय बैंक करती है। दूसरा है कि सरकार का बैंक। सरकार के बैंक से मतलब होता है कि किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है, अगर उसे लोन चाहिए, उसे रुपए चाहिए, ठीक है, तो वो किससे लेगी, तो सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेगी या केंद्रीय बैंक से लेगी, जो भी देश की केंद्रीय बैंक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे कोई ब्रांच खुली हुई है एसबीआई की या एक्सिस बैंक की, तो उससे लोन लेने आ जाए गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं होता। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी या जो केंद्रीय बैंक होगी देश की, तो उससे ही सीधी लोन लेती है, या जो भी रुपए वगैरह का लेन देन होता है गवर्नमेंट का, वो किससे होगा, तो केंद्रीय बैंक से ही होगा। ठीक है, इसलिए इसे सरकार का बैंक कहा जाता है। तीसरा है कि कृषि वित्त व्यवस्था। ठीक है, जो कृषि क्षेत्र में वित्त की जो व्यवस्था करनी होती है वो भी कौन करता है, इसके लिए भी जो पॉलिसी वगैरह बनाएगी वो कौन बनाएगी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगी या केंद्रीय बैंक बनाएगी। फिर है बैंकों का बैंक। ठीक है, जैसे कि क्या है कि हम लोगों के लिए बैंक जो होती हैं, वो साधारण बैंक है, कमर्शियल बैंक जो हमारे इलाके में है, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है। लेकिन इनका क्या रहता है, जो ये बैंक है, इन्हें अगर धन की आवश्यकता है तो ये किससे जाएँगी? किसके पास जाएँगी? तो ये जाती हैं एसबीआई के पास, या मान लिया इन्हें कोई घाटा हो गया, इन्हें रुपए की ज़रूरत है, तो ये किसके पास जाती हैं? तो ये आरबीआई के पास जाती हैं, ठीक है? केंद्रीय बैंक के पास जाती हैं किसी भी देश की, तो उनसे रुपए का लेन-देन ये करती हैं, ठीक है? उसका फिर जो ब्याज वगैरह बनता है तो ये ब्याज देती हैं उन्हें, ठीक है? या अगर
केंद्रीय बैंक को रुपए की आवश्यकता है तो वो इनसे रुपए ले सकती है, ठीक है? तो इन्हें ब्याज देना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो बैंकों का बैंक भी कहा जाता है केंद्रीय बैंक को। फिर है मुद्रा व साख पे नियंत्रण, ठीक है? कि मनी का जो ट्रांसफ़र है, ठीक है? कहाँ पर कितनी रुपया होना चाहिए, किस इलाके में कम है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? तो केंद्रीय बैंक देखती है, ठीक है? कि मुद्रा पर व साख पर नियंत्रण करती है, ठीक है? हर चीज़ के इंटरेस्ट रेट ये फिक्स कर देती है, जैसे सीआरआर अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो सीआरआर होता है, एसएलआर होता है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? तो ये एसबीआई सॉरी आरबीआई करती है, ठीक है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। हर चीज़ के रेट जो होते हैं वो यही फिक्स करती है, ठीक है? ताकि जो मार्केट है उसमें मनी बना रहे। ऐसा ना हो कि मनी जो है वो मार्केट से ख़त्म हो जाए, ठीक है? और रिसेशन की जो सिचुएशन है वो आ जाए, ठीक है? जैसे हम लोग मंदी वगैरह कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है जो केंद्रीय बैंक होती है, उसके आधार पर अपनी पॉलिसी वगैरह बनाती है। फिर है कि आंकड़े एकत्रित करना और प्रकाशित करना, ठीक है? जो भी आंकड़े होते हैं, ठीक है? मार्केट से, हर जगह से जो भी है आंकड़े, वो सारे एकत्रित करती है रिज़र्व बैंक, इसका ही कार्य होता है, ठीक है? फिर उन्हें प्रकाशित कराती है। फिर है कि विनिमय दर स्थिर स्थिर करना, ठीक है? विनिमय दर का मतलब है जो एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है? कि हमने जो लोन लिया है या हमने जो बैंक में रखा था रुपए, ठीक है? उस पे कितना इंटरेस्ट लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन फिक्स करता है? तो ये केंद्रीय बैंक फिक्स करती है, ठीक है? तो ये विनिमय दर स्थिर करना का कार्य किसका है? केंद्रीय बैंक का है। आंकड़े एकत्रित करने का और प्रकाशित करने का कार्य भी केंद्रीय बैंक का होता है, ठीक है? मुद्रा व साख पर नियंत्रण भी यही रखती है, बैंकों का बैंक कहलाती है, सरकार का बैंक कहलाती है। कृषि वित्त व्यवस्था भी यही देखती है और नोट निर्गमन का कार्य भी किसका होता है? तो केंद्रीय बैंक का होता है। ये सारे कार्य किसके हैं? तो केंद्रीय बैंक हैं, याद कर लेना। अब साधारण बैंक के रूप में ये कौन से कार्य करती है? ठीक है, एक साधारण बैंक जो कार्य करती है, तो वो कार्य कौन से हैं जो केंद्रीय बैंक भी करती है? तो पहला है कि ऋण देना, ठीक है? जैसे कि और बैंकों को अगर ऋण की ज़रूरत है, रुपए की ज़रूरत है, वो किससे लेगी? तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से लेगी, ठीक है? आरबीआई से लेगी या केंद्रीय बैंक से लेगी। तो ये ऋण देती भी है और ऋण लेती भी है। अगर ऐसे मान लिया रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो ये किसी भी ब्रांच से रुपए ले सकती है, जैसे एसबीआई से ले सकती है, ठीक है? या बैंक ऑफ इंडिया से ले सकती है। तो ऋण लेने का कार्य भी इसका होता है और ये कार्य किसके हैं? तो ये साधारण बैंक के भी कार्य हैं, ठीक है? फिर प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय, ठीक है? जो मार्केट सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, उनका क्रय-विक्रय का कार्य भी ये करती है। ठीक है, जैसे साधारण बैंक करती हैं। कृषि बिलों का जो क्रय-विक्रय होता है, वो भी ये करती है। ठीक है, फिर जमा जो रुपए होता है, उस पे जमा पर रुपए प्राप्त करने का कार्य भी इसका रहता है। जैसे आपने कोई रुपए जमा किए अपने पास, तो जो इंटरेस्ट वगैरह होता है, तो वो भी इसे मिलता है। फिर 6 पॉइंट है अन्य देश की अन्य बैंकों में खाता खोलना। जैसे किसी भी दूसरे देश की किसी ब्रांच में आपको खाता खोलना है, तो ये कार्य भी किसका होता है? तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है, तो ये सारे कार्य हैं जो साधारण बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक करती है। ठीक है, तो इस केंद्रीय बैंक के बारे में जितना भी था हमने पढ़ लिया। इनके कार्य अच्छे से याद कर लेना और इनकी जो हिस्ट्री है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसे याद कर लेना। ठीक है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ़ डीएलएड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बाहर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई बाहर का कोई एग्ज़ाम है, तो उसमें भी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में पढ़ना है, उसका प्राचीन स्वरूप या जो हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है इसका। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।